स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है मूवमेंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जी स्टूडेंट्स, मूवमेंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछली वीडियोस में सेल मेम्ब्रेन के कंप्लीट स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, फिर सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं उनकी क्या सेल की जो है वो फंक्शनिंग में उनका क्या रोल है, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जो है वो देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जिसका काम ही सेल की ट्रैफिक जो उसको कंट्रोल करना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस को जो है वो सब्सटेंसेस की इन एंड आउट को सेल के अंदर कंट्रोल करना, तो हमने देखना है कि ये मूवमेंट्स जो है वो किस तरीके से होती हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो हम इस तरीके से पोलर हेड और उसकी नॉन पोलर टेल को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में एक डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है, जो ये सेल मेम्ब्रेन की एक बहुत ही अहम खासियत है। तो जो फॉस्फोलिपिड का ये जो नॉन पोलर पार्ट है ना, यानी ये जो टेल है, ये क्या करती है, ये हाइड्रोफोबिक है, यानी इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये जो है पोलर मॉलिक्यूल और आयंस को जो है, पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस को वो सेल मेम्ब्रेन से जो है वो आर पार नहीं होने देती, ठीक है। मतलब ये एक बैरियर का काम करती है पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए, ठीक है। लाइक सपोज़ ये हमारे पास एक सेल है। अब सेल के अंदर जो है वो जो सेल के अंदर के मटेरियल्स हैं, ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ, लाइक ग्लूकोज है, फिर इसके बाद अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स हैं, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये सारे जो कंपाउंड्स हैं जो मैंने ये बनाए, ये सारे पोलर हैं, ये पोलर इन नेचर हैं। तो ये पोलर कंपाउंड जो सेल के अंदर होंगे, ठीक है, ये पोलर कंपाउंड्स जो वाटर सॉल्युबल पोलर कंपाउंड्स हैं, ये लिपिड बाइलेयर की मौजूदगी की वजह से सेल के अंदर से बाहर लीक नहीं होते, ठीक है। ये मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लीक का, यानी ये सेल के अंदर से बाहर लीक नहीं हो सकते। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये फॉस्फोलिपिड की नॉन पोलर टेल है जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। दूसरी बात, अब हो सकता है सेल के बाहर कुछ कंपाउंड्स हों, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स हों जो नॉन पोलर हैं, जो पोलर हैं और वो सेल के बाहर हैं, और मे बी आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल के आउटसाइड में जो आयंस हैं, ये सेल के अंदर दाखिल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हैं वो सेल के बाहर भी चाहे हों तो वो सेल के अंदर बिला वजह नहीं घुस सकते। उसकी रीज़न क्या है कि यही जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं, जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा हैं, ये इनको अंदर नहीं जाने देते। तो इस तरीके से अनवांटेड मॉलिक्यूल्स भी सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। स्टूडेंट, यहाँ ये जो हम बात कर रहे हैं कि पोलर एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की, ये बात बड़े गौर से आप लोगों ने समझनी है। देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ एक
ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो सेल के बाहर साइड पर है, मैं ये ब्लू कलर में उसको शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ भी लिखा है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यही वजह है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये वाटर में सॉल्युबल है, पानी में हल हो जाता है। तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल की इस साइड पे यानी इनसाइड सेल की इस ये आना चाहता है, ठीक है। तो होगा क्या, कुछ इस तरीके से, ये बहुत अहम पॉइंट है, दैट इज़ टू बी नोटेड कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल है ये पोलर हेड से तो अट्रैक्शन रखेगा, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का हेड भी पोलर है और ये मॉलिक्यूल भी पोलर है। तो इन दोनों में पोलर जो है अट्रैक्शन जो है वो होगी। लेकिन आगे ये जो हमारे पास जो डबल लेयर है फैटी एसिड की टेल की, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की ये जो टेल है विच इज़ हाइड्रोफोबिक, वो क्या करेगी, वो इस मॉलिक्यूल को आगे नहीं आने देगी। मतलब यहाँ तक तो वो रहेगा, सेल की सरफेस के आसपास तो ये रहेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लेकिन ये नीचे नहीं आ सकता, दूसरी तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, टेल वाला पार्ट, ये इसको स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देगा, यानी कि दफ़ा करेगा, और इस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। सिमिलरली अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर इनसाइड द सेल लाइक साइटोप्लाज्म के अंदर, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिल्कुल इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेल से बाहर भी नहीं जा सकेगा। और वजह क्या है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस हाइड्रोफिलिक हेड के साथ यानी इस पोलर हेड के साथ तो अट्रैक्शन शो करेगा, लेकिन इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगेन ये जो टेल का जो नेटवर्क है ये वाला, ठीक है, हाइड्रोफोबिक ये जो टेल पार्ट है, ये इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देगा, ठीक है, एक्सपेल करेगा, धकेलेगा भी, भाई आप इधर नहीं आ सकते, और इस तरीके से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल वापस जो है वो आ जाएगा और जो है वो सेल के दूसरी तरफ आउटसाइड द सेल नहीं जा सकेगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आयंस भी उनका भी यही सिलसिला है, ठीक है। तो ये एक तरह से आप लोगों को इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से जो है वाटर सॉल्युबल पोलर और नॉन पोलर पोलर और आयंस जो हैं वो किस तरीके से सेल के आर पार नहीं हो सकते, ठीक है। वो सेल के अंदर हैं तो बाहर नहीं जा सकते और बाहर हैं तो अंदर नहीं आ सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए फिर एक मैकेनिज़्म होता है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आपने जैसा कि देखा कि ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं जो ख़ास तौर पे वाटर सॉल्युबल हैं, वो सेल के अंदर या सेल के बाहर जो है वो नहीं आ जा सकते, क्योंकि उनके लिए एक बैरियर है, और वो बैरियर जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बैरियर है जो इन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या सेल से बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। इस तरीके से सेल की इनसाइड जो है वो सेल की इनसाइड वो सेल के अंदर ही रह जाती है और आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वो सेपरेट रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इतनी रुकावट के बावजूद, यानी फॉस्फोलिपिड की रुकावट के बावजूद सेल के अंदर मटेरियल्स फिर भी आते जाते हैं, क्योंकि ज़रूरत है कांस्टेंट मटेरियल्स का फ़्लो करवाना बहुत ज़रूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए, सेल की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इन मटेरियल्स को सेल के अंदर आना और इन मटेरियल्स का सेल से बाहर जाना। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, तो फिर किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स या दीगर दूसरे मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल के अंदर या सेल से बाहर मूव करते हैं। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स जो है हमारे पास कुछ तरीके हैं, उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले है डिफ्यूजन है जी, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फिर नंबर 3 पे हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है। ये सारे प्रोसीजर हम डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।
तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, उसके बाद हमारे पास ऑस्मोसिस है, ठीक है, और नंबर 5 पे हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब बल्क ट्रांसपोर्ट में हमारा एंडोसाइटोसिस आ जाता है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एंडोसाइटोसिस में फिर आगे पिनोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये भी हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक्सोसाइटोसिस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम इनको डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। ये वो तमाम तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए मटेरियल्स जो हैं वो सेल के अंदर या सेल से बाहर जाते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा एक जनरल सा टॉपिक कि मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है। अब से आगे हम इन तमाम जो डिफरेंट मेथड्स हैं इनको डिटेल में स्टडी करेंगे।